So we'll start with new chapter that is, well, by the way, ये chapter को मैं module 2 बोलने वाला हूँ. This will be called as module 2 and it consists of 3 chapters. Number 1, Newton's laws of motion. Number 2, friction. And number 3, work, power, energy and collision. Work, power, energy and collision, WPE. तो हम start करेंगे with Newton's laws of motion. So we'll start with this chapter with Newton's laws of motion. And of course, we will go through all the basic things that we need to solve questions related to this chapter. So सबसे पहले, as you know, Newton's laws of motion, there are 3 laws of motion. So you should know what is first law, Newton's first law of motion. Newton's first law is nothing but it tells you every body, if it is at rest or if it is in uniform motion, will stay in that state. अब पहले बात तो स्टेट क्या होता है ये समझ लो. स्टेट इज सम, देखो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक जो सिचुएशन है उसको आप स्टेट बोलते हो. मे बी इट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो रेस्ट इज आल्सो स्टेट ऑफ नो मोशन, वेलोसिटी इज 0. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है with constant velocity, when I say velocity मतलब I am taking into consideration direction also. So if the object is in uniform motion मतलब object is moving with uniform velocity in a given direction, तो the object will continue to do so. Object उसी direction में उसी speed के साथ move होता रहेगा unless an external unbalanced force is applied to it. Force external चाहिए और force अनबैलेंस्ड होना चाहिए. रिमेंबर वन थिंग, जब आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करते हो तो इट इज अंडर द असम्पशन कि इस बॉडी के आसपास में कुछ भी नहीं है, नॉट इवन ग्रेविटी इज देयर, सो देयर इज नथिंग, देयर इज जस्ट एन आइसोलेटेड बॉडी. तो एवरी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बेटर आई से एवरी पार्टिकल. क्यों? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पार्टिकल्स, not to a body like a ball, therefore particles. So every particle, if it is at rest, will stay at rest. If it is moving, it will keep moving with constant velocity unless an external unbalanced force acting on it. और इसी को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, inertia is a tendency of the body to oppose any change in its state. बॉडी का जो स्टेट है उस स्टेट को चेंज करने में जो अपोजिशन है उस अपोजिशन को नाम है इनर्शिया. टेंडेंसी को, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट इज नोन एज इनर्शिया. क्वेश्चन ये आता है किसने रोका उसको? विच इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्टॉपिंग द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट? इट्स ओन मास, क्योंकि उसके पास एक ही तो चीज है, मास. तो मास is nothing but inertia in case of linear motion. जब हम रोटेशनल पे आएंगे तब हम बाद में एक नया पैरामीटर डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे रोटेशनल इनर्शिया. हम अभी यहाँ पे लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं. नंबर 2, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब यू सी दीज आर कनेक्टेड बेसिकली. पहला लॉ आपको बताता है कि अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो स्टेट चेंज नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इन शॉर्ट, राइट. दूसरा लॉ आपको बताता है कि अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर एक्ट हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब स्टेट चेंज होगा. वेलोसिटी चेंज होगा, और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज वेलोसिटी इनटू मास? मोमेंटम. तो वेलोसिटी का चेंज होना मतलब मोमेंटम का चेंज होना. तो सेकंड लॉ टेल्स यू इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स
unbalanced external force acting on the particle, then the rate of change of linear momentum is equal to force applied on the body. मतलब second law of motion basically gives you definition of force. So it tells you that if external unbalanced force is applied onto the body, there is rate of change of momentum, and this rate of change of momentum is equal to external force. और क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि आपको याद है वेक्टर्स, व्हेन यू राइट डाउन वेक्टर्स, व्हेन यू राइट डाउन a बार इक्वल टू b बार, मतलब यू आर सेइंग कि a बार और b बार का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है. व्हेन यू राइट डाउन b बार अपॉन 2, यू मीन कि b बार और a बार का डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. a बार का मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ b है. तो अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते हो तो यू मीन दैट a बार एंड b बार हैव अपोजिट डायरेक्शंस. तो यहाँ पे बिकॉज यू रोट डाउन f बार इक्वल टू dp बार बाय dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन हो. क्लियर यहां तक? एंड यू कैन एक्चुअली प्रूव दिस. जो फोर्स का डायरेक्शन है वही चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन है. कैसे प्रूव करोगे? वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. लेट अस टेक अ बॉडी. हमारे पास एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट पे है. इनिशियली रेस्ट पे है मतलब u इक्वल टू 0 है, राइट? नाउ यू अप्लाई अ फोर्स. अगर आप पॉजिटिव x के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव होगी विद सम वेलोसिटी. नाउ द वेलोसिटी इज नॉट 0, इट हैज सम फाइनल वेलोसिटी v, करेक्ट? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम. तो dp will be p final minus p initial, right? लेकिन p final is m into final velocity, क्योंकि momentum is mass into velocity, और initial तो 0 है, right? तो you see, दिख रहा है यहाँ पे जो velocity का डायरेक्शन है वही momentum का डायरेक्शन है, और velocity का डायरेक्शन वही होता है जो force का डायरेक्शन हो. So you can actually prove that the change in momentum of the body takes place in the direction of the force. याद रखना ये. The change in momentum कब? when an external force acts on the body, takes place in the direction of the applied force. Good. अब इसको अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखता हूं तो what I will get is F equal to dp by dt. But you know P is mass into velocity. But you know mass is constant. Mass of a moving object, moving particle does not change if the force applied to it. तो mass is constant. Constant को डेरिवेटिव के बाहर तो ये आएगा dv by dt. But dv by dt is acceleration, so mass into acceleration. So force is ma. So this definition of force comes from Newton's second law. और एक स्पेशल केस होता है जिसमें मास चेंज होता है. Here mass is not changing. For example, वैसे तो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, बट इफ यू अप्लाई फॉर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बॉल, फुटबॉल को किक कर दिया, you kick a football, then it starts moving. ऐसा होता है क्या कि थोड़े डिस्टेंस के बाद मास कम हो गया? Doesn't happen normally, but special cases are there. For example, rocket, propulsion of rocket, because you know rocket has to go directly, मतलब vertically up. वर्टिकली अप जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा. ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो बहुत सारा फ्यूल जलाना पड़ेगा. बहुत सारा फ्यूल था तब जला, और फ्यूल जला तो वेट कम होते जाएगा, मतलब मास इज चेंजिंग. वो हम देखेंगे बाद में, विल सी दैट. तो नाउ यू नो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यू नो व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. देन you should know कि Newton's second law gives you definition of force, also of mass. Mass is force upon acceleration. But anyways, important is कि now क्योंकि force introduce हुआ तो हमको force के units पता होने चाहिए. So there are two types of units of force. एक है absolute units
एंड दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट्स. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, एज यू नो, स्टेट बोर्ड क्लासेस एंड जेईई नीट. वहां पे हम बोलते हैं फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन, किलोग्राम, क्योंकि मास इज इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन. That is how you define it. Okay. Ab when you go ahead here in JEE NEET, so you should know that there are different units. There are absolute units and there are gravitational units. Absolute unit में SI system में न्यूटन, तो SI system मतलब न्यूटन. और दूसरा है CGS, which is dyne. So you should know what is Newton. How much is 1 Newton? मैंने रिलेशन नहीं पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कि हाउ मच इज 1 न्यूटन इन टाइम. आई आस्क्ड यू, और मैंने आपको पीछे भी बताया था एक बार कि जैसे ही नया फिजिकल पैरामीटर आया उसका यूनिट आएगा. जब यूनिट आया तो वो यूनिट मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल हाउ मच इज 1 मीटर, डोंट से 100 सेंटीमीटर, पता है. हाउ, व्हाट इज द इंट्रिंसिक 1 मीटर, इतना ही 1 मीटर क्यों, वन टाइप, लेकिन देयर इज सम किसी एक चीज पे बेस्ड होता है. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट उतने टाइम में जितना लाइट ट्रेवल करेगा उसको 1 मीटर बोलेंगे. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 into 10⁸ सेकेंड, दैट इज 1 मीटर. वैसे 1 किलोग्राम कितना, 1 सेकेंड कितना. तो ये यूनिट्स हम पहले डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, राइट. तो 1 न्यूटन कितना, फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हेन अ फोर्स ऑफ, मतलब ऐसा बोल सकते हो, व्हेन एनी फोर्स प्रोड्यूसेस, क्यों क्या होगा, मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, आपने फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन है. तो when a force produces acceleration of 1 meter per second square on a body of mass 1 kg, then the force is said to be 1 Newton. So ये याद रखना, when A is 1 meter per second square for m equal to 1 kg, then F is 1 Newton. ये शॉर्टकट में लिखा है मैंने, बोलने को तो you can say when a force produces acceleration of 1 meter per second square for when it acts on a body of mass 1 kg, then the force is said to be 1 Newton. वैसे 1 time when a force produces an acceleration of 1 centimeter per second square for a body of mass 1 gram, then force is said to be 1 dyne. And then you should know 1 Newton is how many dynes? 10⁵ dyne. ये है आपके absolute unit, मतलब SI CGS system के units. Then you have gravitational units. Gravitational units is kilogram force and gram force, kgf. ये practical units है basically. क्योंकि when I ask you what is your weight, you normally end up answering 50 kg, 60 kg. पर weight तो force है, आप मुझे mass बता रहे हो, right? तो when you say 50 kg, you mean that 50 into 9.8. तो 9.8 से मल्टीप्लाई किए बिना ही बता दिया आपने. And because it is practical unit, so normally people accept it also. ठीक है ना, क्योंकि ये 9.8 हर जगह पे आएगा. मेरा अगर 60 है, 70 है, किसी का 50 है, तो हम सब ही 9.8 से मल्टीप्लाई कर किए बिना ही बता रहे हैं. सो इट इज एक्सेप्टेड. बट रिमेंबर दीज आर ग्रेविटेशनल यूनिट्स. तो किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स, दीज आर ग्रेविटेशनल यूनिट्स. सो हाउ डू यू डिफाइन 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स? मैंने अभी भी बताया आपको, नॉर्मली व्हेन यू से 50 kg, you are not multiplying with 9.8, you should multiply with 9.8. मतलब when a force produces acceleration of 9.8 meter per second square
on a body of 1 kg. So when A is 9.8 meter per second square for m equal to 1 kg, then F is 1 kgf, and 1 kgf is 9.8 Newton. मैंने अभी बताया 1 kg को g से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8 मिलेगा, right? Similarly, what is 1 gram force? When a force produces acceleration of 980 centimeter per second square, when it acts on a body of mass 1 gram, then the force is said to be 1 gram force. So when acceleration is 980 centimeter per second square for mass of 1 gram, then you should know force is 1 gram force, or it is 980 dynes. Right? So this is what you have, dyne, not dynes. You never write plural for SI or any kind of units. Okay, good. Then, so it is all about Newton's second law of motion. So second law of motion ने force को introduce किया. It gave you introduction about what is force, right? So define किया basically force को. Then force आने के बाद we spoke about units of force, absolute and gravitational. Now we want to talk about what are types of forces. मतलब I am not saying fundamental forces. There are 4 fundamental forces in nature. One is gravity, gravitation. दूसरा है electromagnetic. तीसरा है strong nuclear force. चौथा है weak nuclear force. I am not talking about fundamental forces. I am talking about डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो नहीं है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है. कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट है, यस. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है, यस. देन नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे. न्यूक्लियर तुम बोलते हो तो मतलब फंडामेंटल फोर्सेस में से. देन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस विच आर वेरिएबल फोर्सेस और डिपेंडेंट फोर्सेस. मतलब डिफरेंट टाइप्स है, हम एक एक करके जाएंगे. वेरिएबल और डिपेंडेंट. Variable or dependent. मतलब what I am trying to say here is there are forces. हो सकता है nuclear force हो, gravitational force हो. तो do you know gravitational force is a variable force? Yes. How come? It changes with distance basically. This is what you are saying. Correct. So variable forces are those forces which change with some physical parameter. Some physical parameter. इसलिए मैंने बोला dependent. क्योंकि मैं जब वेरिएबल बोलता हूं तो ये बहुत जनरल टर्म हो गया. डिपेंडेंट जब बोलते हैं तो फोर्स टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है, फोर्स डिस्टेंस के साथ भी चेंज हो सकता है, फोर्स वेलोसिटी के साथ भी चेंज हो सकता है. तो नंबर वन इज टाइम डिपेंडेंट फोर्स. देयर इज अ फोर्स व्हिच इज वेरिएबल फोर्स एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम. नो, यू कैन नॉट से फ्रिक्शन इज टाइम डिपेंडेंट. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल. ओके, लेट्स गो बैक टू आवर चाइल्डहुड. हम एक टॉय लेके आते हैं. टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कार. लेकिन हमारा चाइल्डहुड थोड़ा हैपनिंग था जिसमें हमको फिजिक्स पता था, है ना. एंड वी पुट अ चार्ज ओवर हियर. प्लस चार्ज हमने डाल दिया इसके ऊपर, इसको चार्ज कर दिया हमने. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया. और फिर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो दिस कार विल अट्रैक्ट, राइट. फिर हमको कुछ ज्यादा ही फिजिक्स पता था. फिर हमने इसको अल्टरनेटिंग सप्लाई लगा दिया और हमने बोला कि बराबर 1 सेकंड के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाए. जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, राइट. इक्वल टाइम के बाद तो फिर क्या होगा? कार बेचारा वापस जाएगा. फिर वापस से इसने पोलैरिटी चेंज कर लिया, है ना. और फिर ये वापस इधर आ गया. So what is happening here? Because electric field is changing its direction with time, and you know force acting on a charge is Q into E. Charge on the car was constant, but electric field is constant in magnitude but changing direction in equal intervals of time. So ये electric field is a function of time. Hence this force is also function of टाइम. तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हो टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस.
when the forces change with the time, such forces are called as time dependent forces. We will take one example on this later. दूसरा है position dependent forces. Gravitation is the best example, because if you know, of course you know, gravitational force depends on distance, g m1 m2 by r square. तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना, k q1 q2 by r square. मैग्नेटिक फोर्स अभी तक आपको आया नहीं है, 12th में आएगा, दैट इज आल्सो डिस्टेंस डिपेंडेंट. तो दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. So these are all position dependent forces. Then you have velocity dependent forces. Velocity dependent forces. ये भी 12th में आएगा, but I'll give you a rough introduction, very rough introduction. So let's take a container and let us fill some liquid here. This liquid can be water, absolutely no problem with water. You can take any liquid and fill this container with this liquid. Okay, so in that case हमने अगर इस कंटेनर में which is filled with liquid, अगर हमने इसमें एक बॉल, एक मेटालिक बॉल अगर हमने इसमें छोड़ दिया, तो the ball starts moving. So when the ball moves through a liquid, viscous force acts on it. Viscosity का force होता है वो, viscous force, right? Then इसका डिटेल बाद में देखेंगे, क्योंकि दो टाइप के viscous force होते हैं. There is first of all liquid, कोई भी liquid, it is assumed to be made up of layers. Liquid is assumed to be made up of number of layers, मतलब एक के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर दूसरा लेयर. तो एक ऐसा कॉमन एग्जांपल भी देते हैं आपको वो. तो दिस इज अ लिक्विड मेड अप ऑफ लेयर, वन लेयर देन अदर लेयर, एक के ऊपर एक. सो यू हैव लेयर्स ओवर लेयर्स, ऐसा होता है वो, राइट? देन लेयर टू लेयर देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स, वो दूसरा फोर्स है, हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है. तो वेल बाय द वे यू शुड नो कि जो ये फोर्स होता है विस्कोसिटी का, ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है. इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. तो इन दैट केस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आता है 6 pi eta rv, वेयर eta इज सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे. r इज वो जो बॉल लिक्विड से जा रहा था उसका रेडियस, और v इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल. तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, और विस्कस फोर्स अपोजिंग फोर्स होता है. ये अपथ्रस्ट नहीं है. अपथ्रस्ट मतलब फोर्स ऑफ बुयांसी इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. तो जब एक ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में से फॉल हो रहा है तो नीचे एक फोर्स है ग्रेविटेशन mg, ऊपर दो फोर्सेस है, एक अपथ्रस्ट जो बुयांसी फोर्स जो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फाइंड करते हो, और दूसरा फोर्स है विस्कस फोर्स, राइट? तो ये विस्कस फोर्स जो है डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड द विस्कस फोर्स इज अपोजिंग फोर्स. तो देयर आर सम फोर्सेस which are basically opposing forces, velocity dependent but opposing. तो वेरिएबल या डिपेंडेंट फोर्सेस में तीन टाइप है, टाइम डिपेंडेंट, पोजीशन डिपेंडेंट एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस. एट दिस पॉइंट यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है? सिर्फ पता होना चाहिए कि ऐसे फोर्सेस आ सकते हैं, जस्ट द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन, बाकी कुछ नहीं. बाकी डोंट वरी, जब 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 जो इक्वेशन लगेगा हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे उसको. वी विल नॉट नीड, डेफिनेटली विल नॉट नीड दिस मेनी फोर्सेस एट दिस पॉइंट. ये 12th में होगा आपका, क्योंकि जब आप 12th में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो उसमें कवर होता है. देन नंबर 2, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ये आपका स्टेट बोर्ड थ्योरी में पूरा हुआ है. Contact forces like frictional forces. So when a force acts between two bodies in contact, so there are some forces which act only when the bodies are in contact. उसको बोलते हो contact forces like frictional force and normal reaction. Normal reaction, right? Normal reaction मतलब you have a table for example, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है आपने,
इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है आपने, तो इसका जो वेट है mg वो डाउनवर्ड्स है, और ये जो वेट mg है ये टेबल पे एक्शन लगा रहा है, तो ये टेबल उस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा डिनोटेड बाय r ऑफ n। तो नॉर्मल रिएक्शन भी होता है कांटेक्ट फोर्स। तो बेसिकली जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो, व्हाट यू मेजर इज नॉट mg, व्हाट यू मेजर इज नॉर्मल रिएक्शन। तो आप वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, तो योर वेट इज एक्शन ऑन द वेइंग मशीन, एंड वेइंग मशीन जो आपको रीडिंग बताता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इंटरेस्टिंग। और एक चीज याद रखना, इसका मतलब mg जो है वो एक्चुअल वेट है, योर रियल वेट, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एपरेंट है, एज इट अपीयर्स। आप बोले क्या फर्क है फर्क, ऑफ कोर्स। अगर आप एक स्टेशनरी लिफ्ट में, when the lift is not moving, आपने लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखा, उस पर खड़े हो गए, तो लिफ्ट इज नॉट मूविंग, रिमेंबर दिस। तो उस केस में एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, मतलब apparent weight and actual weight is equal and you are measuring apparent weight, क्योंकि मशीन आपको apparent weight बताएगा। Good, but when the lift starts moving upwards with acceleration, not constant velocity, when the lift moves upwards with constant acceleration in general या फिर acceleration in general, तो उस केस में apparent weight is not equal to actual weight। तो जब एक्सिलरेटेड मोशन है लिफ्ट का ऊपर या नीचे, डजंट मैटर इफ यू आर गोइंग अप और डाउन, हम डिटेल केसेस देखेंगे, वी विल सी कि लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लिफ्ट नीचे आएगा तो क्या होगा, विल सी दैट। लेकिन उस केस में डेफिनेटली द रीडिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल, राइट। तो किसी को अगर टेम्पररी खुश होना है, मेरा वेट कम हो गया, आई विल टेल यू द ट्रिक। किसी को टेम्पररी खुश होना है, मेरा वेट बढ़ गया, टेल यू द ट्रिक। किसी को पूरा ही वेट लूज करना है, वेटलेसनेस, लिफ्ट को लेके जाओ 15-16 फ्लोर पे खड़े रहो, और किसी को बोलो केबल काट दो, फ्री फॉल, फर्स्ट यू विल फॉल देन यू गो अप। So we'll see that. Then there are non-contact forces. So there are forces which exist even if the bodies are not in physical contact, जैसे gravitation, जैसे electrostatic force, these are forces which are non-contact forces. So then you have conservative and non-conservative forces, और ये conservative and non-conservative forces I have taught you in very detail during state board classes. Conservative and non-conservative forces इजी है, वापस बता देता हूँ, इट्स सिंपल थिंग। तो याद रखना कि यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, और हमने एग्जांपल लिया था ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक टेबल है हमारे पास एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट। तो अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टेबल पे लाके रखना है, तो डेफिनेटली वर्क हैज टू बी डन, राइट। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको ग्राउंड से टेबल पे आके रखना है तो वर्क हैज टू बी डन, राइट। अगर ये वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हुआ, if the work done by a force is path independent, then the force is called as conservative. What do you mean by path independent? मतलब doesn't matter if you are taking this path or if you are taking this path or if you are taking some other path, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक केस में work done will be the same, और that will be equal to change in potential energy in this case, क्योंकि हाइट चेंज किया आपने, हाइट चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी। और वैसे भी लॉजिकली भी सोचोगे अगर आप, यू सी वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर जब मैंने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से जी पॉइंट से उठा के ए पॉइंट पे रखा, तो हमने वर्क किया तो कहाँ गया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इट इज स्टोर्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बॉडी में ही स्टोर हो गया। तो
when work done by a force is path independent, doesn't matter if you're taking the object from path 1 or path 2 or path 3. Only condition is कि initial और final position same चाहिए. नहीं तो आप बोलोगे पहले G से A पे रखा था, पहले पाथ से, फिर दूसरे पाथ में G से किसी और पॉइंट पे रखा, वो नहीं चलता. तो initial and final points position should be same. So work done, if it is path independent, then such a force is called as conservative force. So if the work done by a force, क्योंकि work तो force ही करेगा, right? So if the work done by a force is path independent, then such forces are called as conservative forces. अब there are non-conservative forces. Non-conservative forces में क्या होता है? The work done via different paths is different. ऐसा क्यों? क्योंकि इमेजिन हम जब पाथ 1 के थ्रू ऑब्जेक्ट को लेके गए थे, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू अपोज, नो एयर, नथिंग, या फिर एयर है, और देन व्हाट हैपेंस इज देयर इज सम काइंड ऑफ लिक्विड ओवर हियर, सम काइंड ऑफ लिक्विड. मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो अदरवाइज यू विल से कि ऐसा कैसा, ये लिक्विड नीचे क्यों नहीं गिरा. Just an example. So if you take this object from path 2 now, but now in this case, there will be opposition, friction basically. इसको drag बोलते हैं हम लोग, viscous drag. अभी जो viscous force बताया वही है ये, drag. तो यहाँ पे क्या होगा? There will be loss of energy because you have to overcome resistance offered by this liquid. तो इस केस में क्या हुआ कि पाथ पे डिपेंड करेगा. So when the work done is dependent on path, then the force which does the work is called as non-conservative force, right? So बहुत simple है, you don't need all this diagram. All you need to understand, if the work done is path dependent, then the force is called as conservative. Independent, sorry. So if work done by a force is path independent, then the force is said to be conservative. और याद रखना कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी डिफाइन करते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? सिंपल रीजन. द थिंग इज, जब आप अलग पाथ से ऑब्जेक्ट को लेके गए तो वहां पे ड्रैग था तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ. फिर अभी कैलकुलेट करो कि जो मैंने वर्क किया उसमें से कितना ड्रैग को ओवरकम करने में यूज हुआ, बिकॉज ड्रैग रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में एनर्जी यूज होगा. सो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, और बचा हुआ जो है इट विल अपीयर एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो थिंग्स बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. तो वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट? याद रखना, ये काम में आएगा आगे. देन अच्छा, ये कंजर्वेटिव है, सेड टू बी कंजर्वेटिव, ठीक है. यू सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इनसाइड, और वो लिखते लिखते इट अपीयर्स ऑन दिस, तो डजंट मैटर. वो सही लिखा है ना? ठीक है, let it be conservative, non-conservative, spelling I don't care. Okay, I don't care because you know सिर्फ v यहां से हटाना है. ओके, conservative, ओके, ये भी ठीक है, फाइन, गुड. So if the work done by a force is path independent, then force is conservative. If it is path dependent, then it is non-conservative. So if work done by a force is path independent, independent na? Path dependent, very good. Path dependent, then force is said to be
is said to be non-conservative. Okay, non-conservative. Good. अभी आखिरी में E, यहाँ पे E. Good, fine. Then let us move towards next, which I guess is common forces in mechanics. So you will come across some common forces in mechanics. Mechanics मतलब motion. And as I told you, already हम एक दो forces की बात कर चुके हैं, जैसे weight of a body, right? Weight of a body is nothing but the gravitational force acting on the body. Then you have normal reaction. Normal reaction is the reaction to a body when it is kept on some other body. Then there are tension force. Tension force is when a string is pulled. तो जब एक वायर को पुल किया या फिर वायर के नीचे एक लोड लगा दिया आपने, तो उस केस में उस स्ट्रिंग में, उस वायर में जो टेंशन फोर्स मतलब स्ट्रेचिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज टेंशन. फिर सिमिलर फोर्सेस इन स्प्रिंग, जिसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं. वी विल सी दिस फोर्सेस लेटर ऑन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल मैकेनिक्स में जो फोर्सेस है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट यू विल कम अक्रॉस इन मैकेनिक्स. कौन से 4? वेट, देन नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स. गुड. तो स्प्रिंग फोर्स वी विल सी इन डिटेल लेटर. अब जैसे मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे वेट, देन नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, and then now it is time to go ahead with Newton's third law of motion. क्योंकि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, तो फिर हमको फोर्स के यूनिट्स देखने पड़ गए, फिर हमको टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखने पड़ गए. तो अब वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स third law. Simple. Then you need to know what is impulse of a force. What is impulse of a force? What is impulse of a force? When a force acts on a body for a very small time, such forces, then the physical quantity is called as impulse. Example, there are many examples, like batsman hits a ball, so the time of contact, ball और bat का जो time of contact है is fraction of seconds, बहुत छोटा time of contact है. So when a very large force acts on a body for a very small time, then that quantity मतलब force into time is called as impulse, or it is denoted by capital J. So it is force into small time for which the force acts, right? Similar cases for when you kick a football, वही चीज है. Then you know from Newton's second law of motion, force was dp by dt. Yes. So impulse J is dp by dt और into dt. Cancel मतलब बचा आपके पास change in momentum. मतलब impulse is nothing but change in momentum, right? अब क्योंकि ये दो तरीके से डिफाइन हो सकता है, यू कैन से इट इज फोर्स इनटू टाइम और इट इज चेंज इन मोमेंटम, तो इसके यूनिट्स भी दो होंगे. एक तो फोर्स इनटू टाइम मतलब न्यूटन सेकंड, दिस विल बी न्यूटन सेकंड. चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. मोमेंटम माइनस मोमेंटम इज मोमेंटम, बट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज व्हाट यू कैन हैव. और डायमेंशंस आप फाइंड कर ही सकते हो, क्योंकि डायमेंशंस जो होंगे वो फोर्स इनटू टाइम के डायमेंशंस होंगे. तो इंपल्स के डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो यू विल हैव टू फोर्स के डायमेंशंस फाइंड करो, मतलब पता ही होंगे आपको, m1 l1 t-2 और ये t1, तो इट इज m1 l1 t-1. So these are the dimensions of impulse. Then next thing which is really important, मतलब at least पता होना चाहिए, frame of reference.
ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स में तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं नहीं, बिकॉज इट्स आई मीन सिर्फ एक जगह पे आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का केस, जैसे यू मेजर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग एट रेस्ट, और यू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट व्हेन यू योरसेल्फ मूविंग। तो उतने ही केस में सिर्फ आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेल वन मोर थिंग, अभी क्योंकि हमने इम्पल्स डिफाइन कर ही लिया है, तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा समथिंग आई थॉट विच कैन बी यूजफुल टू यू। देखो कभी कभी क्या होता है, गोइंग बैक टू डिपेंडेंट फोर्सेस, तो यू हैव टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस, यू हैव पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस, यू हैव वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। तो अगर एक फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, तो मान लो यू हैव टाइम एक्सिस हियर एंड यू हैव फोर्स एक्सिस हियर। हो सकता है आपके पास एक फोर्स हो ऐसा विच इज चेंजिंग लीनियरली विथ टाइम। ओके, तो लीनियरली विथ टाइम चेंज हो रहा है, राइट? अब अगर मुझे इस केस में इंपल्स फाइंड करना है, तो हाउ डू यू फाइंड आउट इंपल्स फ्रॉम ग्राफ? स्लोप नहीं 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 नहीं, एरिया अंडर द कर्व। क्यों? क्योंकि इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम, इट इज नॉट फोर्स अपॉन टाइम। अगर फोर्स अपॉन टाइम होता तो फिर स्लोप से मिलता, जैसे जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी। जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन, राइट? तो यहाँ पे एज यू सी इट इज फोर्स इनटू टाइम, तो एरिया अंडर द कर्व, मतलब दिस मच एरिया will give you impulse. So if you have a time dependent force, then and if they are asking you to find out impulse, so find out what is the area under the curve. So this is nothing but impulse, area under the curve, impulse. Good. Then frame of reference. Frame of reference in simple language is the origin from where you make observations, राइट? तो क्योंकि नॉर्मली इफ आई आस्क यू कि ये पी पॉइंट का लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, यस, द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो सबसे पहले कहां से मेजर कर रहे हो? अगर यहां से इस पॉइंट से मेजर कर रहे हो, तो पहले इस पॉइंट पे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एसोसिएट करोगे, फिर आप बोलोगे ओके यहां से यहां तक ये आ गया x, फिर ये है y, और फिर आप बोलते हो x कॉमा y, दिस इज y, हियर यू हैड x, तो x कॉमा y इज द पोजीशन with respect to this origin O. The same point will have different location, different coordinates, different position with respect to some other origin. तो जो origin है इसको बोलते हो frame of reference. अब frame of reference होते हैं दो टाइप के, सिर्फ डिस्टेंस नहीं मेजर करते हैं, आप बोलोगे पोजीशन हो गया, नो, वहीं से आप अगर ये पार्टिकल मूव हो रहा होता तो वहीं से आप वेलोसिटी भी मेजर कर सकते, आप वहीं से आप एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हो। So frame of reference is the point from which you make measurements. It's not only about measuring distance, you measure also velocity or acceleration basically. अब frame of reference के दो टाइप है, एक है inertial, non inertial. Inertial को non accelerated भी बोलते हो और non inertial को accelerated बोलते हो। Inertial frame of reference is a frame of reference which is at rest और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एग्जाम्पल से ही समझेगा ये, क्योंकि ये पूरा थ्योरी ही है, इट इज जस्ट फॉर यू टू नो, क्योंकि आगे जाके आपको काम में आएगा ये। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे एक्सेलरेशन का एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आया, क्यों आया, कहाँ से आया, वो बाद में समझेगा। द आइडिया इज आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड दिस क्लासरूम एंड देयर इज अ व्हीकल व्हिच इज गोइंग बाय एंड आई एम मेजरिंग द वेलोसिटी, स्पीड बेसिकली, ओके। तो मुझे मिल गया 20 किलोमीटर पर आवर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग एट रेस्ट, मतलब
द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग. ऐसा भी हो सकता था कि आई वॉज मूविंग बट विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी and I'm measuring the velocity of the same object, right? तो अभी भी मुझे 20 ही मिलेगा depending on direction of motion basically. Okay, तो a frame of reference या 20 मिलेगा नहीं मिलेगा वो फिलहाल छोड़ दो, because then you will be confused. ऐसे कैसे 20 मिलेगा, छोड़ दो. But the idea is अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद रेस्ट पे है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव हो रहा है, जैसे ऑब्जर्वर मैं रेस्ट पे था या फिर मैं मूव हो रहा था, बट मैं मूव हो रहा था तो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच आर एट रेस्ट और व्हिच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सच आर कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दे आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्योंकि जब ये लॉज ऑफ मोशन बनाए गए, दैट टाइम पीपल वे आर नॉट इवन इमेजिनिंग कि ऑब्जर्वर इटसेल्फ कैन बी एक्सेलरेटेड, राइट? तो यू शुड नो दिस. दूसरा है नॉन इनर्शियल मतलब एक्सेलरेटेड. तो व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग, देन such frame of reference are called as non-inertial or accelerated frame of references. और accelerated frame of references में अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड बनाना है, वैलिड तो है नहीं, बनाना है तो एक्स्ट्रा एक टर्म ऐड करना पड़ेगा, उसको बोलते हो सूडो फोर्स, क्योंकि वो रियल नहीं होता है, ऐड करना पड़ गया. एग्जाम्पल, देयर आर मेनी एग्जाम्पल. एक नॉर्मल एग्जाम्पल जो आप एक्सपीरियंस करते हो, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस और कार, so when the bus applies brake, you feel like being pushed in the forward direction. किसने धक्का नहीं दिया था हमको, पर क्या हुआ कि बस जा रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, अब उसने अप्लाई कर दिया ब्रेक, मतलब अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया एक्सेलरेटेड या तो रिटार्डेड, राइट? फिर वही बस ने सडनली एक्सीलरेटर दबा दिया, फिर यू फील अ पुश बैकवर्ड्स. तो किसने धक्का दिया? क्या नहीं. तो द सोर्स ऑफ this force, pseudo force, is internal. It's coming because of your inertia. Okay, so in this case you cannot explain, you cannot apply. क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ तो बोलता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स. किसी ने फोर्स लगाया ही नहीं, तो हाउ कैन यू अप्लाई? तो दैट इज व्हाई टू मेक न्यूटन्स लॉज वैलिड आप जबरदस्ती एक टर्म ऐड करते हो, तो बोलते रख लो लेकिन इक्वेशन दो, right? So that is called a pseudo force, the extra term that you add. And same thing you observe when you are moving on a circular track. अगर बस लेफ्ट में टर्न लेगा तो you feel a push towards right, because again कर्वेचर जब आता है, स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, आपने यूसीएम में देखा सर्कुलर मोशन में भले ही स्पीड कांस्टेंट था लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ. वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज टेंजेंशियल, और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन है. वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन है. डायरेक्शन चेंज हुआ या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, बट देयर इज एक्सेलरेशन. ओके, सो व्हेन यू आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक देयर इज एक्सेलरेशन एंड देन इट बिकम्स अ एक्सेलरेटेड मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो वहां पे भी आपको एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा टू मेक Newton's laws of motion valid. So that's it for today. We'll continue with more in the next session.